बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। आई होप कि आप सब ठीक हैं और आपने लास्ट क्लास की जो एक्सरसाइजेज थी उनको प्रैक्टिस किया होगा। हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को रिव्यू किया था और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की भी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करेंगे। आज का एजेंडा क्या है हमारा? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द फंक्शन f of x and y, the function f of x and y is a joint probability distribution or probability mass function of the discrete random variable x and y। इसमें एक लफ्ज नया यूज हुआ है पहली दफा आपके कोर्स में, विच इज मैथ फंक्शन, जो मैंने पहली दफा बोला है, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। ये क्या है? ये वन वेरिएबल के केस में भी होता है और टू वेरिएबल्स के केस में भी होता है। पहली बात, मैथ फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी मैथ किसको कहते हैं हम? अगर एक रैंडम वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू x फॉर इक्वल टू 0 पे हम उसकी प्रोबेबिलिटी प्लॉट करते हैं तो हम कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी मैसेज हम प्लॉट करें कि किस किस वैल्यूज पे कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है। दे आर द मैसेज ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी। ये वजन है उन प्रोबेबिलिटीज का, उन वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का, तो मैथ फंक्शन कहते हैं। अब हम बात करें दो वेरिएबल्स की, यानी कि दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी है, और उनको हम जॉइंटली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उनकी देखना चाह रहे हैं। और हम क्या कहते हैं कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y is always positive for all values of x and y. Similarly, summation of our all x and all y is equal to 1. ये वही कंडीशन है, नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। और प्रोबेबिलिटी एट x is equal to value x and random variable y equal to value y is equal to f of x y। बिकॉज ये मैथ फंक्शन है तो ये एक वैल्यू पे निकल सकता है, यानी कि डिस्क्रीट के केस में हम सिर्फ मैथ फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस केस में वो डेंसिटी फंक्शन बन जाता है। डिस्क्रीट के केस में हम क्या कहते हैं? मैथ फंक्शन भी कह सकते हैं। मैं लिख देता हूं आपकी याद दहानी के लिए। डिस्क्रीट में हम क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। और कॉन्टिन्यूस में हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी यस डेंसिटी फंक्शन। ये फिजिक्स वाला मैथ्स नहीं है, मगर मतलब उसका उसी तरह से बनता है कि कितना वेट है, कितना हर रैंडम वेरिएबल की किस वैल्यू पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए हम उसे प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन कहते हैं। और इन कॉन्टिन्यूस केस हम उसे डेंसिटी फंक्शन कहते थे, क्योंकि डिस्क्रीट केस में हम सिर्फ ऐड करते हैं तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटीज मिल जाती हैं, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के केस में, यानी कि कॉन्टिन्यूस के केस में, हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज नॉट डज नॉट इज अ डेंसिटी, इज पर यूनिट लेंथ। तो तब जब हम उसे dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं तो हम वो एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी। And for any region A in the xy plane, probability of xy belonging to that region A is a sum over all x and y in that region A। तो ये समेशन जो होगी वो उस A रीजन पे होगी of x and y। इसकी एग्जांपल यूं है कि अगर मैं रैंडम वेरिएबल x को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और रैंडम वेरिएबल y को वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करूं और इनकी ये पॉसिबल वैल्यूज हों x और y की, ये डॉट्स रिप्रेजेंट के कौन कौन सी वैल्यूज x और y की पॉसिबल हैं, और मैं आपको कहूं कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दें इस रीजन A की, तो आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैथ फंक्शन लेंगे और इन पॉइंट सब की वैल्यूज x और y की जो जो प्रोबेबिलिटीज बनती हैं उन सब को ऐड करेंगे, तो वो ओवर दिस समेशन ओवर दिस रीजन होगी।
ऑफ एक्स एंड वाई। वो रीजन लाजमी यानी रेक्टेंगल भी हो, वो यूं भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो ये तमाम रीजन्स हैं जिन पे आप सबमिशन कर सकते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी, बेसिकली हम पहले सिर्फ एक वेरिएबल से डील कर रहे थे, अब हम दो वेरिएबल से डील कर रहे हैं। दो वेरिएबल्स को, रैंडम वेरिएबल्स को, अब कुछ एग्जांपल्स के बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाउ इट वर्क्स। अब इस एग्जांपल में देखें आप, 2 बॉल पॉइंट्स are selected at random from a box that contains 3 blue pens, 2 red pens and 3 green pens. If X is the number of blue pens and Y is the number of red pens selected, तो अब दो रैंडम वेरिएबल्स आ गए कि हमने उसमें से दो बॉल पॉइंट्स उठाने हैं, उसमें से X कितने हैं, Y कितने हैं, कि X is the blue pens and Y is the red pens. Find the joint probability fxy and probability xy belonging to A, where A is the region given by this equation. ये प्रॉब्लम हम अभी करेंगे। सबसे पहले जरा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। हमने करना क्या है, 2 बॉल पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्टेड, ओके, और एट रैंडम। ये हमारा पहला डेफिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट हो गया। बॉक्स में क्या है, बॉक्स कंटेन्स हाउ मेनी ब्लू पेन्स, 3 रेड पेन्स, इक्वल कर देते हैं इनको 2, और ग्रीन पेन्स इक्वल 3। तो टोटल कितने पेन हो गए हमारे पास उस बॉक्स में, 3 + 2 5 + 3 8 पेन्स, बॉल पॉइंट्स। इफ X is the number of blue pens, X is a random variable which is number of blue pens, and Y is a random variable which is number of, yes, red pens. दोनों हो गए। Find the joint PDF of fxy and probability. सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि लेट्स से पॉसिबल पेयर्स क्या बनते हैं जिसमें 2 टोटल बॉल पॉइंट्स हो। कितने बॉल पॉइंट्स हो, 2 बॉल पॉइंट्स, 2 बॉल पॉइंट्स आर सिलेक्टेड। तो सैंपल स्पेस अगर कहें इसको, तो X और Y जो हैं पॉसिबल, X क्या था जी, ब्लू पेन्स थे, और Y रेड पेन्स थे। तो वो बनते हैं मेरे कि जो मैं 2 पेन उठाऊं वो हो सकता है दोनों के दोनों ग्रीन ही आ जाएं, तो ना ब्लू हो उसमें ना रेड हो, तो नाइदर रेड नॉर ब्लू, तो X भी 0 और Y भी 0। सेकंड केस हो सकता है X 0 और Y 1 आ जाए, इन द अदर केस, और फिर दूसरा वाला कौन सा होगा, वो ग्रीन हो सकता है। दूसरा केस ये है कि X एग्जिस्ट करे, यानी कि ब्लू पेन हो और रेड ना हो, ब्लू और ग्रीन आ जाए, तो ब्लू तो हम 1 लिखेंगे, रेड की जगह 0 लिख लेंगे। इससे आगे चलते हैं जी, वी आर लकी दोनों आ जाएं, एक ब्लू आ जाए और एक रेड आ जाए। इन द थर्ड केस ये भी पॉसिबल है कि ब्लू कोई ना आए और दोनों रेड आ जाएं, क्योंकि रेड हमारे पास कितने थे, 2 पेन तो थे उसमें मौजूद, तो दोनों ही हमारे हिस्से में आ गए। और तीसरे केस में, अगले केस में हम देख सकते हैं दोनों ही ब्लू आ जाएं और कोई भी रेड ना आए, क्योंकि रेड भी हमारे 2 से ज्यादा है। 3 ब्लू पेन है, 2 रेड पेन है, तो ब्लू भी 2 से ज्यादा है, तो दोनों ब्लू आ गए और रेड कोई भी नहीं आया। तो ये पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटीज हमारे पास नहीं बन रही इस वक्त। अब अगर मैं इसको यूं देखूं कि 1-1 का मतलब क्या है, ये जो पेयर्स बनाए हमने, 1-1 का मतलब क्या है कि X भी 1 है और Y भी 1 है। यहां तक बात क्लियर होती है हमारे पास।
अब अगर देखें हमारे पास टोटल 8 पेन है। टोटल कितने पेन थे? 8 बॉल पॉइंट्स थे। तो हमने 2-2 के पेयर बनाने हैं, उसमें से हाथ डाल के 2 पेन उठाने हैं। वो कितने पेयर्स बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? तो वी नो 8 में से चूज 2 करें तो टोटल कॉम्बिनेशंस जो हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं 8 फैक्टोरियल आवर 2 फैक्टोरियल आवर 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला था? n चूज r वाला, और इसको हम कैसे लिखते थे? NCR, और ये था n फैक्टोरियल आवर r फैक्टोरियल आवर n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो ये बना जी 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल 2 ही बनता है, और 8 माइनस 2 इज 6 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल हो गया मेरा 8, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरा आया तो 28। तो टोटल मेरे पास जो पेयर बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं जी? 28 पेयर्स बन सकते हैं। उनमें से हमारे पास ये जो हमने कुछ बनाए हैं यहाँ पे, ये कुछ हमने यहाँ पे लिखे हैं। टोटल ऐसे पेयर्स 28 हो सकते हैं 2-2 पेनों के। नेक्स्ट चलते हैं, इस एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं। पहले y को देखते हैं। y द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग one red pen from 2 red। ये क्या बनेगा? 2 choose 1 which is again 2 ways, and second one x को कहूंगा नंबर ऑफ वेज of selecting one blue pen from कितने? 3 ब्लू पेन थे। टोटल हमारे पास कितने थे? 3 ब्लू पेन थे। तो बनेगा 3 choose 1 and that's equal to 3 टाइम्स, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। तो बेसिकली अगर मैं सिर्फ इस केस में जो 1-1 वाला कॉम्बिनेशन था हमारा इंटरेस्ट का, मैं उसको देखना चाह रहा हूं कि 1-1 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। 1-1 के लिए तो टोटल एक पेन रेड आने के लिए टोटल हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, और एक पेन ब्लू आने के लिए टोटल चॉइसेस 3 है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करें n1 टाइम्स n2, तो टोटल चॉइसेस हमारे पास बनती हैं 2 टाइम्स 3 विच इज 6। तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिसमें एक रेड पेन आए और एक ब्लू पेन आए, एक रेड पेन आए और एक ब्लू पेन आए। टोटल कॉम्बिनेशंस कितने थे हमारे पास? अभी हमने निकाले थे 28। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 what blue and 1 red pen is equal to 6 by 28 which is 3 by 14। 2 से दोनों को डिवाइड कर लें, 3 by 14। अब इसी तरह से जो बाकी कॉम्बिनेशंस थे मेरे पास 0-0 वाला, और कौन सा था 0-2, 2-0, ये सारे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ एक ग्राफ बनाने के उसमें हूं कि व्हाट वी वांट टू डू अ टेबल ऑफ एक्स वाई, और हम इस एक्सिस पे x बना लेते हैं, और x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, और इस एक्सिस पे हम बना लेते हैं y which has 0, 1 and 2। I hope you can see it। अब हमने जो किया अभी तक वो किया 1-1 के लिए। 1-1 के लिए क्या आया था मेरे पास? 3 by 14।
आप एग्जैक्टली यही प्रोसेस फॉलो करोगे फॉर 0 0 0 0 के लिए क्या करेंगे कि कोई भी ना हो, 2 0 रखेंगे यहाँ पे, तो इसका जवाब आएगा 2 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 1 कॉम्बिनेशन बनता है। और सिमिलरली ब्लू के लिए भी 3 0 तो 1 कॉम्बिनेशन बनता है, तो 1/28 0 0 के लिए कर सकते हैं, 0 1 के लिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारे आप जरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आप देखेंगे कि 2 0 के लिए 1/28, ये मैं कैलकुलेशन के बगैर कर रहा था इसलिए मैंने लिख लिए हैं, और ये बनता है 3/14। आप ये सारी वैल्यूज इसी तरह कैलकुलेट करके देखिएगा। और फिर यहाँ पे बनता है 3/28, ये 3/28 बन रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। 9/28, 3/28 और 0 0, क्योंकि 2 और 1 नहीं एग्जिस्ट करता, कोई 3 पेन हो जाएंगे, और 2 और 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, 4 पेन हो जाएंगे, और 2 एंड 1 भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये भी 3 पेन हो जाएंगे। तो ये आपका क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन गया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं कि टेबल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ एक्स एंड वाई, रैंडम वेरिएबल एक्स इधर है, वाई इधर है, और 0 0 के लिए इनकी प्रोबेबिलिटी ये आती है, 1 0 के लिए ये आती है, 2 0 के लिए ये आती है, 0 1 के लिए ये आती है, 1 और 1 के लिए हमने 1 1 सिर्फ कैलकुलेट की थी। अब आप इसके साथ फर्दर भी कुछ कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि y 0 हो और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो आई कैन ऐड इट आप, तो ये क्या बनता है 28 28 28, तीनों का डिनोमिनेटर पे 28 है, और ऊपर क्या बनता है 3 + 9 12, यस 12 + 3 15, 15/28। ये क्या है कि y 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, x कुछ भी हो, x 0 हो, 1 हो या 2 हो, y 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/28। इसी तरह y 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, x की कोई भी वैल्यू हो, 0 हो या 1 हो, वो है 3/14 + 3/14, इट इज 6/14 विच इज 3/7। एंड y 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगेन 1/28, और नो कंडीशन ऑन x। तो ये पूरे रो को जब हम ऐड करते हैं ये बन जाता है। सिमिलरली हम कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर पहले कॉलम को ऐड करें 0 वाले को तो ये बनता है 28, इसको भी 28 करें तो 6 + 3 9 + 1 10/28 विच इज 5/14। इस केस में इसको 28 करें तो 6 + 9 15/28, और लास्ट वाले में 3/28। अब किसी एक कॉलम को पकड़ें अगर हम x1 वाले को, तो ये बेसिकली मुझे दे रहा है x1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एक ब्लू पेन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, y की कोई भी वैल्यू हो, y बेशक 0 हो 1 हो या 2 हो, 2 पॉसिबल नहीं है बट 0 और 1 हो, तो दोनों में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है 15/28 है। जब आपने ये पार्ट कर लिया तो नाउ आप इसमें कुछ और काम भी कर सकते हैं। अगर मैं इस कॉलम को ऐड करूं, लास्ट वाले कॉलम को, तो 28, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 28 बन जाएगा, तो 15 + 12, यस 15 + 12 इज 27 + 1 28, तो ये बनता है 28/28। तो इस कॉलम को ऐड करें तो 1 बन जाता है। सिमिलरली इस रो को ऐड करें तब भी जवाब 1 बनता है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y जब टोटल करते हैं तो 1 बनती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जब टोटल करते हैं तब भी 1 बनती है। दिस इज, हमने सिर्फ एक पार्ट किया। नाउ द सेकंड पार्ट इज हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इसी जगह पे कर लेता हूं ताकि टेबल मेरे सामने ही रहेगा। वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x y belonging to region A, and what is that region is defined as x y such that
x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x और y को मैं ऐड करूं तो लेस देन 1 बने। अब इसी टेबल में देखें, x और y को ऐड करूं तो ये भी लेस देन 1 बनता है, ये भी 1 और लेस देन 1 बनता है, ये 2 हो गए। और दूसरे केस में ये भी ऐड कर सकते हैं और ये भी, ये 2 बन जाएगा, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये 3 वैल्यूज बनती है मेरे पास, विच आर 3/28 प्लस 3/14 प्लस 9/28। क्योंकि कौन कौन सी वैल्यूज बनती हैं, ये इन दोनों को ऐड करें 0 0 को तो 0 ही बनता है, विच इज लेस देन 1। 0 और 1 को ऐड करें, विच इज 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 1, सो ये भी ऐड होगी 3/14। फिर 0 और 2 तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, नहीं करना हमने। 0 या x 1 हो और y 0 हो तब भी लेस देन 1 बनता है, तो 9/28। जब x 1 होता है y 1 हो तो ये ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, तो ये हम वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमने ये 3 वैल्यूज ऐड की, इसको अगर 28 बनाए तो 6 बन जाता है, तो 28, 3 प्लस 6, यस 9 प्लस 9 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, और इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट कर दें तो 9/14 सिंप्लीफाई कर दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई व्हेन दोनों पेन जो है एक आंसर आए, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1 आए, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, कॉन्टिन्यूअस जॉइंट पीडीएफ। अभी आपने डिस्क्रीट का केस देखा, लेट्स लुक एट द continuous one. The function f(x,y) is joint probability density function of continuous random variable x and y if f of x, y is greater than equal to 0 for all values of x. इस केस में joint probability density function है PDF, joint PDF। और पहली कंडीशन हमेशा वही रहती है हमारे पास कि it should be a positive number। सेकेंड वन क्या था जी, it was के it should be normalized, f(x,y) dx dy should be equal to 1 when integrated over the entire range for all values of x and y। जब हम इसे इंटीग्रेट कर लें तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। इसको हमेशा नॉर्मलाइजेशन कहते हैं कि probability is normalized, that means the sum of all probabilities should be equal to 1। then probability of x y belonging to area A, region A, is we integrate that over that region A, f(x,y), the joint PDF dx dy for any region A in the xy plane। इसमें भी exactly वही बनेगा आप, क्योंकि continuous domain है, तो ये x है, ये y है, तो अगर ये region A है तो हम जो भी f(x,y) होगा dx dy इसको इस रीजन A पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो लिमिट्स उस तरह से डालेंगे कि वो इस रीजन की टोटल प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाए। ये हो गया जी कॉन्टिन्यूअस जॉइंट पीडीएफ। आगे एग्जांपल है एक कॉन्टिन्यूअस जॉइंट पीडीएफ की, क्या है, अ बिजनेस ऑपरेटर business operates both a drive-in facility and a walk-in facility। drive-in and walk-in facility, आपने अक्सर आजकल रेस्टोरेंट्स देखे होंगे फास्ट फूड्स, जहाँ पे आप ड्राइव इन कर सकते हैं कि जाते हुए विंडो पे बस ऑर्डर करें और दूसरी विंडो से आप अपना सामान ले सकते हैं या आप जाके बैठ के खा सकते हैं। तो अ बिजनेस ऑपरेट्स बोथ अ ड्राइव-इन फैसिलिटी एंड walk-in facility। On a randomly selected day, किसी एक दिन, let x and y be the proportion of the time that the drive-in and the walk-in facility are in use। कोई ऐसी फैसिलिटी है जिसमें ड्राइव इन और वॉक इन है, और x वो है जो ड्राइव इन को और y जो है वॉक इन फैसिलिटी को यूज करता है। And suppose that the joint function is given by f of x comma y is equal to 2/5 whole into 2x plus 3y, and the range of x is from 0 to 1 and the range of y is
from 0 to 1 again, and the whole function is 0 elsewhere. Here it is written elsewhere. Verify condition 2, and find probability of x, y belonging to region A, where A region is defined as x, y such that x goes from 0 to half and y goes from 1 by 4 to 1 by 2. Let's look at the condition 2. What was condition 2? It was a normalization integral. वो ये था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1. हमने ये कंडीशन वेरीफाई करनी है इस केस में. कैसे करेंगे जी? वेरी सिंपल. We are given f of x, y. We take that 2 over 5 2x plus 3y dx dy और डबल इंटीग्रल दो दफ़ा इंटीग्रेशन करनी है. अब बात यह है कि हमने करना है ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मगर हमारा फंक्शन जो है वो 0 है अपार्ट फ्रॉम दिस रेंज. x की ये रेंज है उसमें और y की ये रेंज है, इसके अलावा वो 0 है. इसलिए मुझे पूरा इंटीग्रेट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करने की जरूरत नहीं है. मुझे x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है और y इक्वल टू 0 से 1 तक इंटीग्रेट है. आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद दिस नोटेशन और नॉट. मैं क्या करता हूँ नॉर्मली कंफ्यूजन से बचने के लिए इंटीग्रल के साथ वो वेरिएबल भी लिख लेता हूँ, ये किस वेरिएबल की लिमिट्स हैं. तो अगर लिमिट्स डिफरेंट हों, जैसे कि अगले केस में आएगा, तो कई दफ़ा आप लिमिट डालते वक्त एज अ स्टूडेंट एग्जाम प्रेशर में असाइनमेंट में आप क्या कर सकते हैं, x की जगह y के लिमिट्स डाल सकते हैं, y की जगह x के लिमिट्स डाल सकते हैं. तो बेहतर ये होता है कि आप उसको लिखें इस तरह से कि आपको काम करते वक्त मुश्किल ना हो. तो ये ऐसे लिखना गलत नहीं है कि जहाँ पे लिमिट 0 to 1 है तो मैंने उसके लिख दिया x इक्वल टू 0 से 1, और जहाँ पे 0 से 1 थी y के लिए मैंने y इक्वल टू 0 to 1 लिख दिया. ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन से बचने के लिए आसान तरीका है, आप यूज़ कर सकते हैं और इट्स गुड फॉर यू. सो वंस यू इंटीग्रेट इट, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या है, 2/5 इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से. दोनों इंटीग्रल्स लिमिट्स डाल दी मैंने. नाउ 2x प्लस 3y dx dy. अगर dx पे मैं इंटीग्रेट करता हूं तो दो दफ़ा करूंगा, दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं हम. तो इक्वल टू 2/5 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 for y, integral 0 to 1 for x, 2x dx dy plus y is equal to 0 to 1, then x equal to 0 to 1, 3y dx dy. Yes. अब जब यहाँ पे करेंगे 2x का क्या आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा. सो माय फर्स्ट इंटीग्रल वुड बी x स्क्वायर और ये y वाला इंटीग्रल कायम रहेगा फ्रॉम 0 to 1 और लिमिट होगी 0 1 dy प्लस y वाला दूसरा इंटीग्रल कायम रहेगा और ये वाला इंटीग्रेशन होगी तो x पे करनी थी तो 3y वैसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसकी जगह आ जाएगा 3xy 0 and 1 और dy. इसमें देखें पहले टर्म में जब 1 डालेंगे तो ये 1 आ जाएगा और 0 डालेंगे 0, तो फिर नेक्स्ट टाइम y dy को इंटीग्रेट करना है तो कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ 1 आएगा मेरे पास जवाब.
प्लस इस केस में जब x की लिमिट 1 डालेंगे तो 3y आएगा, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। 3y को जब y पे इंटीग्रेट करूंगा तो आएगा 3y स्क्वायर बाय 2, फिर y की लिमिट डालूंगा 3y स्क्वायर, 1 जब डालूंगा तो 1 स्क्वायर 3 आएगा और बाय 2 आ जाएगा। सो माय आंसर वुड बी 2/5। पहला इंटीग्रल का जवाब सिर्फ 1 आ रहा था, यस, और दूसरे का आ रहा था 3/2। आई थिंक दैट्स राइट। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 और यहाँ पे आ जाएगा 3/5। 2/5 प्लस 3/5, अगर माइंड ना करें आप, मैं इधर कर लेता हूँ इसको, 2/5 प्लस 3/5, आंसर इज 5/5 and this is equal to 1. So hence the second condition is satisfied. So this function f of x is indeed a PDF, because it satisfies the second condition of probability, which is probability density function should be normalized. Next second part इसका देखते हैं, वो क्या था कि हमारे पास रीजन था, ये PDF है जो कि ऑलरेडी हमने प्रूव कर चुके हैं कि ये probability density function है, and this is the probability we want to find, and the region is defined as xy, from where x goes from 0 to half and y goes from 1/4 to 1/2. तो मैं अब थोड़ा सा जगह कंजर्व करता हूं पहले ही, वो क्या है, probability of x going from 0 to 1/2 and y going to from 1/4 से 1/2 तक। और करेंगे कैसे इसे, y की लिमिट्स हैं मेरे पास 1/4 से 1/2 और x की लिमिट्स हैं 0 से हाफ, और फंक्शन है 2/5 2x प्लस 3y dx dy। इसको आप इंडिकेट करें अगर, तो उसी तरह कॉन्स्टेंट्स बाहर लेके जा सकते हैं, और अगर पूरा इसे इंटीग्रेट करना शुरू करें, you want me to do it? Okay, let's do the first part only. जब dx पे करते हैं हम इंटीग्रेट, तो हमारे पास बनता क्या है, y वाले लिमिट्स y इज इक्वल टू 1/4 to 1/2, और x पे इंटीग्रेट करें तो 2/5 वही रहेगा, और x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, 2x की जगह x स्क्वायर बाय 2 आएगा, वो 2 कैंसिल हो जाता है, एंड प्लस जब 3y को dx से इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनता है 3xy, और इस पूरे के लिमिट्स हैं हाफ एंड 0, और इसको बाद में हमने सेकंड टाइम जब इंटीग्रेट करना है तो dy पे करना है। तो ये तो पहली टर्म होगी। अब जब y पे, इस पे अगर आप 1/2 की वो डाल दें, लिमिट डालें, तो x की जगह ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3/2y आ जाएगा। सो आई विल हैव y इज इक्वल टू 1/4 1/2, yes, 2/5 into 1/2 plus 3/2y into dy। बाकी आप इसको फर्दर इंटीग्रेट करना शुरू कर दें, जो अगर कोई गलती है, एरर है छोटा मोटा, आई डोंट थिंक आई मेड एनी मिस्टेक्स येट, बट यू कैन इंटीग्रेट इट। वंस यू इंटीग्रेट इट कंप्लीटली, चेक कर लें अगर क्या था
सॉरी ये एक्स स्क्वायर था, यस सही कहा था ना, एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये गलती की थी। एक्स स्क्वायर की जगह हम जब 1/2 डालेंगे तो ये 1/4 बनेगा। रेस्ट यू कैन सॉल्व इट, इंटीग्रेट इट, और आंसर जो आपका बनता है वो बनता है 13/160। सिर्फ यह है कि लिमिट्स डालनी है, इंटीग्रेट करना है सिंपल से एक्सप्रेशन को, और लिमिट्स डालनी है, एंड योर आंसर वुड बी 13/16। सो इस केस में आप देखा जॉइंट पीडीएफ को हम कैसे हैंडल करते हैं। थोड़ा सा लेंथी होता है प्रोसेस, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज स्लाइटली लेंथी, और वेरिएबल्स का ध्यान रखना पड़ता है कि हम एक्स के लिमिट्स डाल रहे हैं और वाई के डाल रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप सारे स्टेप्स, कोई स्टेप स्किप नहीं करेंगे, नॉर्मल बेस्ट प्रैक्टिस इज कि यू डोंट स्किप एनी स्टेप्स, जुबानी करने की कोशिश ना करें, हर चीज लिख के करें। एक स्टेप किया फिर उससे नीचे किया, फिर मैं जगह की वजह से उसको राइट पे लिखना शुरू कर देता हूँ, मगर आपको ये चाहिए कि जैसे आपने ये सॉल्व किया, ये इक्वेशन पहले लिखी, फिर इससे नीचे दूसरी लिखें ताकि आपके सामने रहे क्या हो रहा है, और फिर कोई स्टेप मिस ना करें, सारे स्टेप्स लिख के करें तो एरर की गुंजाइश नहीं होगी। नेक्स्ट वी गो टू मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या डेफिनेशन है इसकी? द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स अलोन एंड वाई अलोन इज गिवन, डेफिनेशन गिवन है, विच इज g of x is summation of all y on what? PDF of joint PDF of x and y. Joint PDF को जब of x and y को जब टोटल y पे सम कर देते हैं, यानी कि माइनस जो लीस्ट वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तमाम वेरिएबल्स y पे सम कर देते हैं, तो जो बाकी बचता है वो सिर्फ x वेरिएबल का बचता है, और वो फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह जब x पे समेशन करेंगे तो वील गेट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है ये, इट शुड बी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, एंड यहाँ पे ठीक कर दिया उन्होंने। फॉर डिस्क्रीट केस वाइल g ऑफ x, ठीक है, ये तो हो गया फॉर डिस्क्रीट केस। और अगर कॉन्टिन्यूस केस हो तो हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एफ एक्स बाय डी वाई को इंटीग्रेट कर देंगे, तो y खत्म हो जाएगा क्योंकि y के लिमिट्स लग जाएंगे यहाँ पे। द ओनली थिंग लेफ्ट वुड बी अ फंक्शन ऑफ x एंड विच इज नोन एज द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x, और ये कॉन्टिन्यूस केस में मार्जिनल पीडीएफ होगी। ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन थी, फॉर डिस्क्रीट केस इट इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे मार्जिनल पीडीएफ आ जाएगी। सिमिलरली एच वाई निकालने के लिए मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y, इसको मैं लिख लेता हूं, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल y is integration of the joint PDF of x and y over all values of x, and this is for continuous case. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो उससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगी व्हाट इज मार्जिनल पीडीएफ। हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किया था कि हमारे पास पेन पड़े थे, 8 पेन थे, उनमें से हम 2 उठाते थे और हम देखना चाहते थे कितने हमारे पास x आए हैं और कितने y आए हैं। क्योंकि 2 ही पेन उठाते थे तो हो सकता था दोनों ग्रीन आ जाते तो हमारे पास कोई भी x नहीं, y नहीं था, कोई भी x नहीं था, यानी कि ना रेड था ना ब्लू था। दिस वाज ब्लू एंड आई रिमेम्बर करेक्टली दिस वाज रेड। तो रेड 1 हो और y ब्लू कोई भी ना हो, दूसरा ग्रीन हो, तो ये 3/8 थी। अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। अब जब हम डिस्क्रीट केस की बात करते हैं, लेट्स से मैं डिस्क्रीट केस में g ऑफ x देखना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? g ऑफ x को हम समझने की कोशिश करें कि x की तमाम वैल्यूज हो सकती हैं, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। और y को हमने x के लिए हम देखना चाह रहे हैं, x 0 के लिए भी हम निकाल सकते हैं, x 1 के लिए भी निकाल सकते हैं और x 2 के लिए भी हम ये चीजें निकाल सकते हैं, मगर इसमें y नहीं है। तो अगर x 0 को मैं देखूं, ये अगर x रैंडम वेरिएबल x 0 के लिए मैं मार्जिनल पीडीएफ निकाल रहा हूं,
तो उसमें y की वैल्यूज 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं और 2 भी हो सकती हैं। ये तीनों वैल्यूज y की हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैंने तमाम वैल्यूज ऑफ y पे उसको सम अप करना है। गोइंग बैक टू द बेसिक्स, g of x was summation our all y's our of joint PDF of f x and y। तो y को सम करना है। तो अगर देखें हमने सिर्फ g of 0 अगर कैलकुलेट करनी है, g of 0, तो कैसे करेंगे? y0 y1 हो या y2 हो, इन सब को हम ऐड करते हैं इस फॉर्मूले के तहत। तो हमारे पास जो मार्जिनल PDF बनती है फॉर x इक्वल टू 0, यानी कि मार्जिनल PDF ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5/14। नेक्स्ट अब जी, मार्जिनल PDF ऑफ x इक्वल टू 1 इज 15/28, यानी कि सेकेंड कॉलम हम देख रहे हैं यहाँ पे आप। एंड मार्जिनल PDF ऑफ x इक्वल टू 2 इज 3/28। तो ये मार्जिनल PDF ऑफ x आ गई। मार्जिनल PDF ऑफ, सॉरी PDF भी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि डिस्क्रीट है। थैंक यू। डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। जब आपने ये किया, अगर इन सब को मैं ऐड कर दूं तो अगेन मेरा आंसर 1 आता है। सो इसका मतलब है मार्जिनल PDF भी नॉर्मलाइज्ड ही होती है। सिमिलरली आप मुझे सोचिए जरा कि मैंने मार्जिनल PDF ऑफ y निकालनी है इक्वल टू 1, तो क्या होगा? मार्जिनल PDF y इक्वल टू 1। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे सम करना है f x y over all values of x for which y is equal to 1। तो y is equal to 1 ये बनता है मेरे पास, और ये रो अगर मैं देखूं तो इसको जब मैं पूरी रो को ऐड करूंगा तो 3/14 प्लस 3/14 इज 3/7 इज द मार्जिनल PDF ऑफ y इक्वल टू 1। इसी तरह मार्जिनल PDF ऑफ y इक्वल टू 0 जो थी वो इस टेबल से देख के बता दीजिए, 15/28। एंड मार्जिनल PDF ऑफ y इक्वल टू 2 जो थी फ्रॉम द टेबल अगेन 1/28। इन सब को भी अगर मैं सम करूं तो जवाब 1 आता है। तो हमने दो कंक्लूजन निकाले यहाँ पे कि मार्जिनल PDF भी नॉर्मलाइज होती हैं, चाहे वो मार्जिनल PDF ऑफ x हो या मार्जिनल PDF ऑफ y हो, वो भी नॉर्मलाइज होती है, और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी नॉर्मलाइज्ड ही होता है। तो ये तरीका हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट करने का। क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूशन और PDF में बोलने में कई दफ़ा गलती कर जाता हूँ, मगर जब हम डिस्क्रीट केस करेंगे, बी रेस्ट अश्योर, जब हम डिस्क्रीट केस करेंगे इट विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूशंस, और जब हम कॉन्टिन्यूस केस करेंगे इट विल बी डेंसिटी फंक्शंस। डिस्क्रीट केस में डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस केस में डेंसिटी फंक्शन। नेक्स्ट अब जी, फाइंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एग्जांपल हैविंग PDF दिस एंड रीजन ये है। इसको अगर देखें आप तो ये बेसिकली मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और PDF है तो ये हो गया मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं g ऑफ x निकालने डेफिनेशन से जाऊं तो g ऑफ x वाज f ऑफ x y ओवर ऑल y माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड d ऑफ y। अब देखें y की रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे y ओनली एग्जिस्ट करता है 0 से 1 तक, और उसके अलावा फंक्शन ही 0 है। तो अगर मैं जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस में यूं लिखूं इसे, y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू किधर तक? 0 तक, और f ऑफ x तो क्या है यहाँ पे? 0 है, dy प्लस y 0 to 1 f ऑफ एक्स वाई dy प्लस 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि एल्सवेयर इसके बाद तो फिर वो
क्या हो गया, 0 हो गया फंक्शन dy। तो एग्जैक्टली वही चीज बनती है, तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख लेते होते हैं। ये अंडरस्टूड सी बात है, मगर जस्ट फॉर कंप्लीटनेस मैंने आपको बता दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं लिखता जब -∞ से +∞ हूं तो उसका मतलब वही रेंज होती है जो कि उसमें अवेलेबल होती है। जिस रेंज के बाहर वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, 0 होता है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते फिर लिमिट्स में। तो ये हो गया 0 से 1 तक, और ये था 2/5 सेम ओल्ड इंटीग्रल प्लस 3y, और हमने क्या निकालना है इसमें से, इसको इंटीग्रेट करना है y पे। और अगर आप इसे इंटीग्रेट करें सिर्फ y पे तो 2/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 2xy प्लस 3y²/2 0 to 1। आप इसमें लिमिट्स डाल दें तो इसका आंसर बनता है, जब 1 डालेंगे लिमिट तो 2y प्लस 3/2 बनेगा, और जब 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। सो इट इज 2/5 इंटू 2x, y की लिमिट्स डालनी थी, तो y डाला तो ये हो गया, इंटू 2x प्लस 3/2। जब 0 डालेंगे तो तमाम 0 हो रहे हैं। सो दिस इज योर मार्जिनल PDF ऑफ x। और इसमें देखें x मौजूद है, अभी भी x फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इसमें कर रहा है। सिमिलरली अब दूसरा मार्जिनल निकाल देंगे हम ऑफ h ऑफ y इज इक्वल टू x, मैं पहले लिमिट डाल देता हूं 0 से 1 तक, fxy dx। तो वो क्या बनेगा जी, 0 to 1 फाइन, एंड नेक्स्ट अप 2/5 2x प्लस 3y dx। आप इसको इंटीग्रेट करें, 2/5 यस 2x²/2 प्लस 3xy लिमिट्स 0 to 1। जब 1 डालते हैं तो 2/2 1 आ जाता है, प्लस 3y 1 प्लस 3y। जब 0 डालते हैं तो दोनों टर्म 0 होती हैं, तो ये बनता है 2/5 3y प्लस 1। इफ आई एम राइट, इंटीग्रेशन में कोई गलती नहीं की हमने, तो ये आ जाता है आपके पास h ऑफ y विच इज द मार्जिनल PDF ऑफ y। और एक और बात आप चेक कर सकते हैं एज एन असाइनमेंट या एज अ प्रैक्टिस कि ये दोनों भी नॉर्मलाइज होने चाहिए, h ऑफ y भी नॉर्मलाइज होगा और g ऑफ x भी नॉर्मलाइज्ड ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे जी, marginal distribution. The fact that the marginal distribution g of x and h of y are indeed the probability distributions of the individual variables x and y alone can be verified by showing that the conditions of definition of probability function are satisfied. अब वो कह रहे हैं कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने निकाल लिया, हमने एक फार्मूला दे दिया कि आपने जॉइंट PDF को इंटीग्रेट किया y पे जब कंप्लीट रेंज में, तो एक फंक्शन बचा जो कि x का फंक्शन था। क्या ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी भी है या नहीं है? सिमिलरली मार्जिनल जो हम निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y निकालते थे, वो कैसे निकालते थे, जॉइंट PDF ऑफ x एंड y को x पे इंटीग्रेट करते थे इन द एंटायर रेंज। जब आपने वो इंटीग्रेट की तो एक फंक्शन आ गया जो कि फंक्शन ऑफ y है। क्या ये वो दोनों PDF है, प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं? तो ये मैंने पहले आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी मार्जिनल डेंसिटीज हैं वो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं। क्यों? नंबर 1 तो वो पॉजिटिव हैं, नंबर 2 दे आर नॉर्मलाइज्ड। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा था कि इनको इंटीग्रेट करके देखें, जवाब 1 आता है और उनसे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग x = x भी मिल सकती है। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस भी
क्या होती हैं? आर इंडीड द प्रोबेबिलिटी distributions of the individual variables x and y alone. और हम अगर हमने वेरीफाई करके देख लिया है कि वो प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं. चलें आगे चलते हैं. कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन. लेट x and y be two random variables discrete and continuous. कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था, याद होगा आपको थोड़ा सा. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था कि we were trying to find the probability of an event A given the information that event B has already occurred. To find the probability of an event A given that the event B has already occurred. और थोड़ा सा रिकॉल करें अगर तो we did that example in which हम एक कॉइन को 2 दफा टॉस कर रहे थे and we were interested in an event A in which 2 heads were our success criteria, कि हम 2 heads देखना चाहे थे. तो ओरिजिनली अगर 2 कॉइन टॉसेस की सैंपल स्पेस बनाए तो उसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे थे और हेड जो था हेड 2 दफा हेड 1 दफा आ रहा था. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वाज 1/4, 1 out of 4, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट था जिसमें दोनों हेड्स थे और बाकी 3 डिफरेंट थे. तो वो हो गया. नेक्स्ट फिर हमने कहा था नहीं, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है और हमें पता है दोनों दफा सेम फेस अप आया है, यानी कि या तो दोनों हेड्स आए या दोनों टेल्स आए. तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दी जाती तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो हमने एक और सैंपल स्पेस डिफाइन की थी विच वाज हेड एंड टेल. और उसमें से ए जो था दैट वाज द सक्सेस क्राइटेरिया, दैट वाज 2 heads, so that was 1 out of 2. So with that additional information our probability, conditional probability improved. Similarly we define conditional distributions. That means we have one variable which has already happened. Let x and y be 2 random variables, discrete or continuous. ये दोनों की definition है, continuous हो या discrete हो. The conditional distribution of the random variable y given that x is equal to x is given as this thing. इस डेफिनेशन को देखें आप. क्या है? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y given x is equal to joint distribution of x and y divided by the marginal distribution of x. मैं रिकॉल करने के लिए आपके लिए वो एक डेफिनेशन लिख देता हूं. वो क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर आप इसको इस मेरे जो मैंने पेन से लिखा है इनको इससे कंपेयर करें तो एग्जैक्टली वही चीज नजर आती है हमें कि जैसे इंटरसेक्शन वाला केस था तो क्या हो गया? जॉइंट पीडीएफ हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाज मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स और ए गिवन बी वाई गिवन एक्स. तो सिमिलरली हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई डिफाइन कर सकते हैं एज जॉइंट पीडीएफ ऑफ डिवाइडेड बाय द मार्जिनल पीडीएफ distribution of y. Joint distribution of x and y divided by the marginal distribution of y. और इन बोथ केसेस में याद रहे कि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. अदरवाइज क्या होता है जब हम किसी चीज को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो इन्फिनिटी बन जाता है. तो दिस वैल्यूज शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विल बी इन्फिनिट विच इज नॉट अलाउड, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज ऑल एड अप टू 1. सो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए. ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि एक इवेंट है नॉट पॉसिबल है हम उस पर कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि जब वो इवेंट होगा ही नहीं तो फिर अगला इवेंट तो होना ही नहीं है. यानी कि जी ऑफ एक्स अगर आप सोचें जी ऑफ एक्स की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, एक्स के होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, सो दैट मीन्स वो इवेंट कभी भी नहीं होगा. फिर हम कैसे कह सकते हैं कि y गिवन x, जब ये x ही नहीं होगा तो y तो कभी होना ही नहीं है. तो इसलिए ये वाली कंडीशन इज नॉट अलाउड. तो वी डोंट कंसिडर दैट. एक एग्जांपल देखते हैं.
जिसमें से हम द जॉइंट डेंसिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x एंड y वेयर x इज द यूनिट टेम्परेचर चेंज एंड y इज द proportion of the spectrum shift that a certain atomic particle produces. क्या हो गया? x is the unit temperature change, कि टेम्परेचर जितनी चेंज हुई, जितने यूनिट्स टेम्परेचर चेंज हुआ, y प्रोपोर्शन है कि उसका स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाता है. स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा एक स्पेक्ट्रम हम बताते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी है. स्पेक्ट्रम इज बेसिकली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी. तो अगर टेम्परेचर चेंज हो तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है. y is the proportion of spectrum shift that a certain atomic particle produces. Find marginal densities g of x, h of x, h of y, again typo, h of y, and the conditional density f y of x, and find the probability that the spectrum shifts more than half of the total observations given that the temperature is increased to 0.25 units. पहला पार्ट हम करते हैं पहले, फिर दूसरे पार्ट को हम ब्रेक करके देखेंगे. We are interested in finding g of x, h of y, and f of y given x. जो ये बुक है, आपको हमने रेफरेंस के लिए जो बुक दी हुई है, जिसमें से हम मोस्टली चीज़ें ले रहा हूँ मैं, उसमें भी ये एरर्स होंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स उसी की हैं. तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जैसे y था, x आ गया था, ये y है, तो ये बुक का एरर है क्योंकि हमने प्रॉब्लम वहाँ से कॉपी किया हुआ है. तो लेट्स डू दिस. मार्जिनल डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, कि g ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए मुझे y पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लिमिट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है. वो क्या है कि x गोज फ्रॉम 0 टू y एंड y गोज फ्रॉम x टू 1. सो हम इसको लिमिट्स क्या डालेंगे, हम g ऑफ x निकाल रहे हैं तो y के लिमिट्स डालेंगे विच विल बी x टू 1. y गोज फ्रॉम x टू 1, जो भी वैल्यू x की होगी उससे आगे जाता है अप टिल 1, एंड इट इज 10x y स्क्वायर dy. इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये बनेगा x टू 1, रादर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हम रिमूव कर देते हैं, तो 10x y क्यूब ओवर 3 एंड लिमिट 1 एंड x. जब आप ये करते हैं तो 1 जब डालेंगे तो 10x बाय 3 आ जाएगा, और जब y डालेंगे दूसरी लिमिट, लोअर लिमिट डालेंगे x की, तो बनेगा 10x रेज़ टू पावर 4 बाय 3. तो यह आपका टोटल मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x बन गया. इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, विच इज 10 बाय 3 इंटू x माइनस x भी कॉमन ले लें अगर, तो 1 माइनस x क्यूब, 10 बाय 3 x इंटू 1 माइनस x क्यूब, एंड वेयर द रेंज ऑफ x इज 0 टू 1. ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश करें कि रेंज क्यों मैंने चेंज कर दी, क्योंकि x जो था 0 से लेकर y तक जाता था. अब y की हमने एंटायर रेंज पे अगर उसे सॉल्व कर लिया तो दैट मीन्स y मैक्सिमम इज 1, सो x की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 बन गई. ये याद रखेगा, y पुट हेयर 1 बिकॉज y पे एंटायर रेंज पे इंटीग्रेट हो चुके हैं हम, तो यहाँ पे 1 था y की मैक्सिमम वैल्यू, तो वो यहाँ पे आ गई. सिमिलरली आप h ऑफ y भी निकाल सकते हैं. वो कैसे निकालेंगे, h ऑफ y इज इक्वल टू x को मैं इंटीग्रेट करता हूँ कहाँ से, 0 से y तक, क्योंकि रेंज क्या है, x गोज फ्रॉम 0 टू y. This example is good because it gives you a different limits. It's not a constant limit, it's a variable limit.
10xy² आगे dx। जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनता है 10x²/2 एंड y²। तो 10x²/2 y² 0 to y, और ये बनेगा 10/2 y⁴ माइनस 0 जब डालेंगे तो 0 बन जाएगा। तो आंसर इज h of y is 10/2 which is 5y⁴। तो ये हमारे पास दो हो गए। नेक्स्ट पार्ट जो था इसका, दैट वाज टू फाइंड द व्हाट डेंसिटी, conditional density. Conditional density is Fy given x, and which is Fxy। अगर given x से करना है तो हमें marginal density of x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो it will be what, 10xy² divided by 10/3, यहाँ से ले रहा हूँ मैं 10/3 x into 1 minus x³। तो 10x कट गया, 3 ऊपर चला गया, तो इट विल बी 3y² over 1 minus x³, and it is f of y given x। एंड इसके लिमिट्स वही रहेंगी जो x और y की थी, वो थी x goes from 0 to y and y goes from x to 1। ये आ गया marginal conditional density of y given x, conditional density of y given x। नेक्स्ट अब जी, find g of x, h of y and f x of y, that means conditional density of x given y, and evaluate probability in this region from the joint density function which is given as this thing। अब मैं डायरेक्टली जाता हूँ उस पे कि you can just do it कि कैसे निकालेंगे आप। g of x would be, or we are going to integrate it over y. Y goes from 0 to 1, and it will be x 1 plus 3y² over 4 into d of y। तो लिमिट्स हैं y की 0 से 1 तक। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो x over 4 for this integration is a constant बाहर आ जाएगा, 1 की जगह y आ जाएगा और 3y³ over 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, तो y प्लस y³ यहाँ पे आ जाता है, वो आप इसमें डाल देंगे एंड यहाँ पे आपको g of x मिल जाएगा। सिमिलरली यू कैन गो फर्दर एंड फाइंड h of y, एंड जब g of x और h of y मिल गया आपको, तो देन यू नो टू फाइंड f x given y is nothing but f of x y divided by, yes you're right, divided by h of y, marginal density of y। जब ये कर लिया आपने तो ये आपको कंडीशनल डेंसिटी आ गई। जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो तो सिंपल तरीका है कि सेकंड पार्ट जो मैं करना चाह रहा हूँ वो क्या है, you will just do that probability 0.25 x 0.5 given y equal to 3। ये जब आप करेंगे तो आपको इंटीग्रेट करना है f of what, x given y over x dx। तो y की जगह आप 3 डाल देंगे, हर जगह y की जगह आप 3 डाल देंगे, तो ये आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टू फाइंड द कंडीशनल PDF प्रोबेबिलिटी। तो ये एग्जांपल भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दैट एंड
प्रैक्टिस द अदर एग्जांपल्स इन द बुक एज वेल, एंड जो हमने की हैं आज उनको भी आप नीटली एक दफ़ा सॉल्व करके देखें कि ये सारे स्टेप्स आप भी फॉलो कर सकते हैं। उसका करने का तरीका ये होता है कि आप एक प्रॉब्लम लिखें, अगर एग्जांपल्स कर रहे हैं तो प्लीज़ ये ज़रा गौर से सुनिएगा। हाउ यू अटेम्प्ट एन एग्जांपल, जब आप बुक में से एक एग्जांपल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जस्ट रीड द एग्जांपल, डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, और आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। पूरी एग्जांपल को खुद से, जो भी आपको समझ आता है, अच्छा बुरा गलत सही, आप उसे सॉल्व करना शुरू करें, और आंसर के ऊपर, बुक के आंसर के ऊपर आप पेज रख दें। फिर जब आप उसको नीचे लाएं और अपने फर्स्ट स्टेप के साथ उसको कंपेयर करें, और अगर आपने वहां से गलत किया तो अपने स्टेप को ठीक करके दोबारा से पूरी एग्जांपल करें, और जहां तक वो फिर इस तरह कंपेयर करते थे, जहां पे आपका और बुक का डिफरेंस हो उससे आगे आपने आंसर नहीं देखना बुक में, और खुद से करना है। उससे ये होता है कि वो एक इस लाइक का ट्यूटर जो आपको पर्सनल ट्यूशन दे रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको ठीक कर रहा होता है और आप उसको फॉलो करते हैं। अगर आप रीड करेंगे आंसर्स, एग्जाम्पल में से आंसर सिर्फ क्या करेंगे, रीड करेंगे, और एंड यू थिंक यू हैव डन इट, तो वो नहीं है। मैथमेटिक्स में ये चीज़ नहीं चलती, जो काम आपने हाथ से किया है वही याद रहता है, पढ़ने से मैथमेटिक्स नहीं आती। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जितनी एग्जांपल्स हैं बुक में आप सारी के सारी खुद से रिपीट करें, और रिपीट करने का क्या तरीका बताया आपको कि आप पहले सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रॉब्लम पढ़ेंगे और आंसर नहीं देखेंगे, आंसर को हाइड कर लेंगे और खुद सॉल्व करेंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर को और बुक के आंसर को चेक कंपेयर करेंगे। जहाँ पे गलती है वहाँ पे आप गलती दुरुस्त करके अपनी दोबारा से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू। और आज जो हमने किया वो क्या किया था, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़े हमने, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज पढ़ी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज पढ़ी। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी, और कुछ एग्जांपल्स भी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।